हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल साइंस टेपर अकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के फर्स्ट यूनिट अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक ग्रुप ज्ञान परंपरा टू मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे की वीडियो के लिए इस चैनल को फॉलो ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं ज्ञान परंपरा टू मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट की लाइफ में एजुकेशन जो है कॉन्फिडेंस, पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम के साथ एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चेंज आए हैं, इसलिए एसेंट एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन के पर्पस, मेथड और वैल्यूज़ में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। प्राचीन भारत में एजुकेशन सिस्टम को ज्ञान परंपरा कहा जाता था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव नॉलेज, करेक्टर, कॉन्फिडेंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ डेवलप करना था। एसेंट एजुकेशन का मतलब ट्रेडिशनल लर्निंग सिस्टम जो प्राचीन सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करता था। इसका सबसे फेमस मॉडल गुरुकुल सिस्टम था, जहां स्टूडेंट गुरु के साथ रहकर एजुकेशन और लाइफ वैल्यू सीखते थे। इसका जो मेन एम था वो था कैरेक्टर बिल्डिंग, मॉरल डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, लाइफ स्किल। कैरेक्टर बिल्डिंग में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलप करना था। स्टूडेंट को ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ कंट्रोल जैसे क्वालिटी सिखाई जाती थी। इससे स्टूडेंट सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल सिटीजन बन सके। मॉरल डेवलपमेंट में मॉरल वैल्यू और एथिक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस होता था। स्टूडेंट को ट्रूथफुलनेस, रिस्पेक्ट, काइंडनेस और जस्टिस जैसे वैल्यू सिखाए जाते थे। इसका पर्पस था कि स्टूडेंट सही और गलत में डिफरेंस कर सकें। डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। स्टूडेंट के टाइम मैनेजमेंट, ओबीडियंस और सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता था। इससे स्टूडेंट ऑर्गेनाइज, रिस्पॉन्सिबल और लाइफ स्टाइल फॉलो कर सकते थे। लाइफ स्किल में जो प्रैक्टिकल जैसे चीज़ें सिखाई जाती थी, जैसे कि एग्रीकल्चर, मेडिटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तरह तरह की चीज़ों पर फोकस किया जाता था। इससे स्टूडेंट रियल लाइफ चैलेंज को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर होते थे। अब बात करते हैं कि एसेंट एजुकेशन के मेन फीचर्स का। तो ये नेचर बेस्ड लर्निंग थी, गुरु शिष्य रिलेशनशिप वाले जैसे थे, होलिस्टिक डेवलपमेंट, गुरुकुल सिस्टम, ओरल ट्रेडिशनल, प्रैक्टिसिंग लर्निंग। ये पूरी की पूरी एसेंट एजुकेशन का फीचर है, जिसमें कि जो नेचर बेस्ड है कि स्टूडेंट जो एजुकेशन प्राप्त करते थे वो नेचर से कनेक्ट करते थे। गुरुकुल शिष्य रिलेशनशिप में जो स्टूडेंट और जो टीचर थे और दोनों एक दूसरे से गहरे संबंध रखते थे। मतलब कि उन दोनों की जो रिश्ता था वो बहुत ही ज़बरदस्त होती थी। ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ लैकिंग हो, ऐसा नहीं है। बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट में, इसमें जो एजुकेशन इसका था उसमें इंटेलेक्चुअल के साथ साथ में प्रैक्टिकल, इसके साथ में मॉरल डेवलपमेंट, फिजिकली पर फोकस ज़्यादा होता था। ओरल ट्रेडिशन की बात करें तो स्टूडेंट को नॉलेज जो दी जाती थी वो श्रुति और स्मृति के थ्रू ट्रांसफ़र होता था, कि मतलब कि बच्चे सुनते थे फिर उसको स्मरण करते थे। प्रैक्टिसिंग लर्निंग की बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर, फिलॉसफी, मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। अब बात करते हैं फेमस यूनिवर्सिटी जो कि एसेंट के समय में होती थी, उसे एसेंट यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 5वीं शताब्दी के लगभग 427 ईस्वी में गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त ने बिहार के मगध क्षेत्र में की थी। प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र और दुनिया के पहला आवासीय विश्वविद्यालय में से एक था। इस महान केंद्र को 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय
5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। यह वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास स्थित विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था। स्थापना काल इसका जो है वो 600 से 700 BC के बीच में है। इसके संस्थापक जो थे भारत के पुत्र तक्ष। इसकी जो विशेषता थी वो प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, जहाँ 10,500 से अधिक छात्र चिकित्सा, दर्शन, राजनीति, युद्ध विद्या और अन्य विषयों की पढ़ाई करते थे। इसके जो प्रमुख शिक्षाविद जो अनमनस थे वो चाणक्य, चरक, पाणिनि और जीवक जैसे महान विभूतियों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था और अध्यापन का काम किया था। इसकी जो विनाश हुई थी वो 5वीं शताब्दी में हुन आक्रमणकारियों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसका पुनरुद्धार यानी अलेक्जेंडर कनिंघम और बाद में जॉन मार्शल ने इसके खंडहरों को उजागर किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो 8वीं शताब्दी के अंत में से लेकर के 9वीं शताब्दी की शुरुआत लगभग 783 से 820 ईस्वी के बीच बंगाल के पाल वंशीय राजा धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले के अतिंचक गांव में गंगा के तट पर स्थित था। यह बौद्ध शिक्षा का बहुत ही बड़ा और प्रमुख केंद्र था। इसकी विशेषता जो थी वो तुलनात्मक अध्ययन का केंद्र था और यहाँ विशेष रूप से तंत्र की शिक्षा दी जाती थी। इसका जो विनाश का कारण जो था वो महान शिक्षा केंद्र को लगभग 1200-1303 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के सेनाओं ने नष्ट कर दिया था। अब बात करते हैं मेडिवल एजुकेशन सिस्टम की, जो मध्यकाल में भारत में शिक्षा का क्या प्रभाव रहा। इसमें जो शिक्षा ग्रहण करने की जो केंद्र थी वो थी पाठशाला और मदरसा। जैसे ये दो प्रमुख ले लेते हैं जो कि धर्म से रिलेटेड ज़्यादा होता था। पाठशाला में हिंदू एजुकेशन सिस्टम चलता था और मदरसे में इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम चलते थे। हिंदू एजुकेशन सिस्टम में हिंदू धर्म से रिलेटेड गीता, रामायण, पुराण, उपनिषद वगैरह पढ़ाया जाता था। मदरसा में कुरान वगैरह पढ़ाया जाता था। इसके साथ साथ में और भी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, जैसे पारसी हो गया, अरबी हो गया, रिलीजियस स्टडी हो गया, लिटरेचर हो गया। उस काल में शिक्षा को फोकस धर्म और शास्त्रीय भाषाओं पर अधिक था कि कौन से जो जिस धर्म का है उस धर्म का ही ज्ञान प्राप्त करेगा, वो अपने इंस्टीट्यूट में जा कर के और उसी शास्त्र के भाषाओं का प्रयोग करेगा। तो अब बात कर लेते हैं आधुनिक शिक्षा पर। तो आधुनिक शिक्षा एक संरचित शिक्षण प्रणाली है जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में दी जाती है। यह प्रणाली ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा पर केंद्रित है। इसका मेन एम जो है यानी कि मुख्य उद्देश्य एकेडमिक एक्सीलेंस, करियर रेडियस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी स्किल। एकेडमिक एक्सीलेंस में हाई लेवल के नॉलेज और स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस देना है। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और टेक्नोलॉजी का डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जाता है। इसमें स्टूडेंट एग्ज़ाम और हायर एजुकेशन के लिए वेल प्रिपेयर हो जाते हैं। अगली बात करते हैं कैरियर रेडियस के में। तो इसमें जो स्टूडेंट का हो वो फ्यूचर करियर और प्रोफेशनल लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है। इसमें स्टूडेंट को स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। इससे स्टूडेंट डिफरेंस प्रोफेशन जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बिजनेस, रिसर्च और डॉक्टर जैसे कई चीज़ों में कैरियर बना सकते हैं। अगला बात करते हैं इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी स्किल, जिसका जो है उद्देश्य वो है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में बहुत फोकस किया जाता है। और स्टूडेंट को कंप्यूटर्स, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टूल जैसे कई चीज़ों को सिखाया जाता है। इससे स्टूडेंट क्रिएटिव थिंकिंग और न्यू आइडियाज डेवलप करते हैं
और मॉडर्न सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, ऑनलाइन क्लासरूम हो गया, बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए काम करती है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में जाने तो ब्रिटिश शासन के दौरान ही भारतीय शिक्षण प्रणाली में आधुनिक सुधार पेश किया गया था। अब बात कर लेते हैं प्रमुख विकास नीतियाँ और प्रथम विश्वविद्यालय कौन कौन से थी, मेजर डेवलपमेंट पॉलिसी और फर्स्ट यूनिवर्सिटी की। तो जो मेजर डेवलपमेंट हुआ था उसमें अंग्रेजी भाषा की शुरुआत की गई, पश्चिमी विज्ञान और आधुनिक विषयों का समावेशन किया गया, यानी कि वेस्टर्न जो साइंस थी उसको लाया गया। आधुनिक शिक्षण और आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना किया गया, जैसे कि आप देख सकते हो कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी। इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ की बात करें तो इसमें है मैकाले मिनट्स जो 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इस पॉलिसी में जो एम था वो इंडिया में एजुकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना। इसके बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश मीडियम और मॉडर्न सब्जेक्ट जैसे को डेवलपमेंट करना। अगली बात करते हैं बोर्ड डिस्पैच जो 1854 में था। इसमें जो है उसको मांगना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहते हैं। इस नीति को, इस पॉलिसीज़ में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की इस्टेब्लिश हुआ, यूनिवर्सिटी बनाने की रिकमेंडेशन दी गई और इसी पॉलिसी में इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा गया। अब बात कर लेते हैं हंटर कमीशन की। तो जो हंटर कमीशन 1882 में आया था, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, प्राइमरी एजुकेशन का जो कंट्रोल है वो लोकल अथॉरिटी को दिया जाना, एजुकेशन एक्सपेंशन और एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूवमेंट पर फोकस किया जाना। तो ये जो 3 नीतियाँ हैं, ये पॉलिसीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे मॉडर्न एजुकेशन के लिए, जो कि इसी का बेस से लेकर के आगे सब कुछ बनाया गया। और फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास यूनिवर्सिटी है। अब बात करते हैं प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया के। तो जो आज भारत की शिक्षा प्रणाली है वो संरचित और समावेशी है। एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारा है वो प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक, अपर प्राइमरी जो बोलते हैं उसको 6ठी से 8वीं कक्षा तक, जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो 19 है जिसको मैट्रिक भी बोलते हैं। और हायर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो ये 11-12 कक्षा को बोलता है जिसको हम लोग इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन में, जिसमें हमारा यूजी, पीजी और पीएचडी जैसे कोर्सेज आती हैं। इसमें जो होती है वो बेसिकली हाई लेवल की एजुकेशन होती है, जैसे कि आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना चाहते हो या जानना चाहते हो इस वाले में। अब हर एक चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो स्कूल का फर्स्ट स्टेज होता है। इसमें बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो पहली बार स्कूल जाते हैं, जो कि 6 ईयर्स के होते हैं, जाना स्कूल शुरू कर देते हैं। और जो इसमें जो क्लास होती है वो जनरली 1 से 5वीं कक्षा तक के बच्चे ही पढ़ते हैं। और इस स्टेज पर स्टूडेंट का बेसिक लिटरेसी यानी कि बेसिक जानकारी के साथ साथ में साक्षरता जो होती है वो दी जाती है। न्यूमेरेसी, जोड़ घटाव गुणा भाग जैसी चीज़ें सिखाई जाती है। फंडामेंटल नॉलेज दिया जाता है कि देश के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, भारत देश में कितने राज्य हैं, इस तरीके की चीज़ें सिखाई जाती है। फंडामेंटल की नॉलेज दिया जाता है। अपर प्राइमरी जो होती है वो क्लास 6 to 8 को बोलते हैं। इसमें जो
एजुकेशन जो होता है वो स्टूडेंट को सब्जेक्ट को डीपर अंडरस्टैंडिंग दिया जाता है। जैसे साइंस का सब्जेक्ट्स जो है उसमें नॉलेज दिए जाएंगे कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायो क्या है, फिजिक्स में फोर्स क्या है, इस तरीके की चीज़ें समझाई जाती है। सोशल साइंस में जो है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सब चीज़ों तो ये डीपर अंडरस्टैंडिंग दिया जाता है। मतलब कि जो फंडामेंटल बेस था उसको थोड़ा वाइडर सेंस में सब्जेक्ट के आधार पर उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है और लर्निंग एबिलिटी वो डेवलप होने लगती है इसमें, कि वो अपने आप में इमेजिनेशन करने लगे कि अच्छा ऐसा क्यों ही हो रहा है, ये लॉ वर्क क्यों कर रहा है, इस लॉ का मतलब ही क्या होता है, इन सब चीज़ों की वो क्रिटिकल थिंकिंग करता है। और लर्निंग एबिलिटी उसको इंटरेस्ट जागता है कि हमें साइंस पढ़ने में मज़ा आ रही है, या मैथ्स पढ़ने में मज़ा आता है, या फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आ रही है, या फिर मान के चलते हैं कि किसी को सोशल साइंस पढ़ने में, उसमें हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा है, किसी को ज्योग्राफी पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो ये सब चीज़ें वो अपर प्राइमरी में उसका लर्निंग एबिलिटीज़ डेवलप होने लगता है। सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो ये जो है ये सब्जेक्ट का बेस हो जाती है कि वो या तो साइंस स्ट्रीम में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहा है, या फिर आर्ट्स स्ट्रीम में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है। इन सब चीज़ों का यहाँ पे ये डेवलप होने लगता है। यानी कि इसको जो बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन को, उसको बोलते हैं कि कोर सब्जेक्ट्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। इसमें इसी में बच्चे जो होते हैं वो अपना बोर्ड्स एग्ज़ाम और फ्यूचर के स्टडी के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे इनका फर्स्ट स्टेज जो होती है एग्ज़ाम्स की, ये यहीं से शुरू होती है। बोर्ड एग्ज़ाम्स, जो पहला बोर्ड एग्ज़ाम्स देते हैं वो मैट्रिक में ही देते हैं। अब हायर सेकेंडरी की बात करें तो इसमें जो बच्चे आते हैं वो हमारे 11-12 के बच्चे आते हैं, जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। इसमें बच्चे अपना स्ट्रीम चूज करते हैं कि उनको तो इंटरेस्ट जाग गया, उन्होंने 6 to 8 में इंटरेस्ट जागा कि उनको साइंस बहुत अच्छी लगता है, मैथ्स बहुत अच्छा लग रहा है, या सोशल साइंस बहुत अच्छे लग रहे हैं, या कोई लैंग्वेज के पेपर अच्छे लग रहे हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश जो भी हो। उसके बाद में उन्होंने मैट्रिक में अपने सब्जेक्ट का बेस मजबूत किया और फंडामेंटल को जो कोर है सब्जेक्ट्स का वो फुलफिल किया। उन्होंने कोर सब्जेक्ट्स पर एग्ज़ाम दिया, जैसे साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, और जो हमारा केमिस्ट्री, बायो साइंस के अंदर में है, या एसएसटी के अंदर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी हो, जितने सारे जो सब्जेक्ट है उसमें उन्होंने इंटरेस्ट जागा। तो अब वो इंटरमीडिएट में वो क्या करेंगे कि अपना स्ट्रीम चूज करेंगे। ये जो स्ट्रीम होती है उस स्ट्रीम को हम लोग बोलते हैं साइंस, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेते हैं या मैथ्स लेते हैं। और एक होती है आर्ट्स, जिसमें बच्चे सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स लेते हैं। और एक होती है कॉमर्स, जिसमें बच्चे जो कोर्स लेते हैं वो लेते हैं अकाउंटेंसी की पढ़ाई करते हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल मैथ्स पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल मैथ्स पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को वो हायर सेकेंडरी में कोर्स स्ट्रीम चूज करते हैं। इस स्टेज में स्टूडेंट कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। हायर एजुकेशन की बात करें तो इसमें जो होता है वो यूजी, पीजी जो होती है, इसमें बच्चे जो अपना स्ट्रीम लिए हैं वो स्ट्रीम में वो कोई एक पेपर चूज करेंगे और उस पेपर में अपने इंटरेस्ट के आधार पर पढ़ाई करेंगे। और उसमें जो नॉलेज लेते हैं वो एडवांस नॉलेज लेते हैं, और इस एडवांस नॉलेज के साथ साथ वो रिसर्च और प्रोफेशनल डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं। और इसका जो एजुकेशन होती है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दिया जाता है। अब मेजर रिफॉर्म की बात करें जो कि हमारा है NEP 2020, तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसको हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है 2020 में। इसका जो स्ट्रक्चर है NEP 2020 का वो है 5+3+3+4 की संरचना। इसके बारे में समझते हैं कि
ये जो जो स्ट्रक्चर दे रखा है 5+3+3+4 का, इसमें जो है कि 10+2 सिस्टम को रिड्यूस करके इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें एजुकेशन को फंडामेंटल, प्रीपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज में डिवाइड किया गया है। इसका मेन एम है स्टूडेंट के एज बेस्ड लर्निंग डेवलप को इम्प्रूव करना। अब बात कर लेते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन यानी कि बहुविषयक शिक्षा। तो इसमें जो NAP 2020 में स्टूडेंट को डिफरेंट सब्जेक्ट चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, यानी कि वो अपना इलेक्टिव बेस्ड जो उनको इंटरेस्ट है वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट साइंस के साथ साथ आर्ट्स या कॉमर्स का सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं, उनके इंटरेस्ट के ऊपर है। इससे स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट जो सर्वांगीण विकास है और क्रिएटिविटी बढ़ता है। अब अगला बात कर रहा है कि स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल लर्निंग। तो इसमें जो है NAP 2020 में प्रैक्टिकल स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस किया जाता है। स्टूडेंट्स को स्कूल लेवल पर भी डिफरेंट स्किल और इंटर्नशिप का एक्सपोजर दिया जाता है। इन सब चीज़ों को इसमें इम्प्लीमेंट किया गया कि ऐसा हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म किया जाए, जिससे बच्चे इंटेलेक्चुअल लर्निंग के साथ साथ में वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और साथ साथ में प्रोफेशनल लर्निंग कोर्सेज को अपने आप में उतारें और अपने आप को करियर बिल्डिंग डेवलप करें। इससे स्टूडेंट फ्यूचर में जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए। अगली बात करता है डिजिटल एजुकेशन और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की। तो इसमें जो NAP 2020 एजुकेशन में डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन जो लर्निंग का जो कंसेप्ट है उसको प्रमोट करना है। इसमें स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल टूल्स का यूज़ बढ़ाया जा रहा है कि बच्चे स्मार्ट क्लास और डिजिटल टूल का यूज करके अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे एजुकेशन एक्सेसिबल और इंटरेक्टिव बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि एसेंट एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले पर्पस की बात कर लेते हैं। तो एसेंट एजुकेशन में पर्पस में मॉरल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट था और कैरेक्टर बिल्डिंग कि उसका जो एथिकल नॉलेज है वो डेवलप होना है, और कैरेक्टर बिल्डिंग में उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है चीज़ें हैं वो सोसाइटी में किस प्रकार से है, यानी कि उसका चरित्र कैसा है, उन सबको ज़्यादा फोकस था। उसका मेन पर्पस यही था। मॉडर्न एजुकेशन में बात करें तो इसका एकेडमिक सक्सेस, करियर प्रिपरेशन, मतलब एकेडमिक सक्सेस चाहिए और करियर के लिए प्रिपरेशन करना इसका मेन पर्पस है कि वो अपनी लाइफ में क्या करे, इस पे बेस है। लर्निंग एनवायरनमेंट की बात करें तो जो एसेंट एजुकेशन में होता था वो गुरुकुल सिस्टम था कि बच्चे गुरु आश्रम में रहेंगे, वहाँ शिक्षा प्राप्त करेंगे। नेचर बेस्ड था। नेचर बेस्ड का मतलब है कि प्रकृति के साथ रह करके, प्रकृति के साथ जुड़ करके वो ज्ञान को प्राप्त करेंगे। हमारा मॉडर्न एजुकेशन में जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो क्लासरूम है, लैब है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वो क्लासरूम में पढ़ेंगे, लैब्स में वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी पढ़ेंगे। रोल ऑफ ए टीचर था गुरु एज ए मेंटर एंड ऑथोरिटी। जो टीचर का जो रोल था एसेंट एजुकेशन में वो गुरु ही, मेंटर और ऑथोरिटी दोनों थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ही गुरु हैं और मेंटर भी। लेकिन यहाँ पे जो है वो जो मॉडर्न एजुकेशन में वो फैसिलिटेटर हैं और गाइडेड हैं, मतलब इसमें ऑथोरिटी वगैरह की कोई बात नहीं है मॉडर्न एजुकेशन में। और रोल ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो ओबीडियंट लर्नर है, और इसमें जो मॉडर्न एजुकेशन में है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है। टीचिंग मेथड्स की बात करें तो ओरल ट्रेडिशन, ऑब्जर्वेशन, और मॉडर्न एजुकेशन में जो बात करें वो लेक्चर, प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी। और एसेंट एजुकेशन में जो टीचिंग मेथड्स की जो बात कह रहे हो ओरल ट्रेडिशन, मतलब इसका में था कि सुन करके और स्मरण करके चीज़ों को एक दूसरे के बीच में ट्रांसफ़र करना होता था, नॉलेज को बढ़ाना होता था। इसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता था। पर जो मॉडर्न एजुकेशन में है जो टीचिंग मेथड है वो लेक्चर मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है और टेक्नोलॉजी मेथड है। लेक्चर मेथड में जो हम लोग लेक्चर सुनते हैं, जो प्रोफेसर या फिर जो टीचर्स हैं वो क्लासरूम में बैठ करके किसी एक टॉपिक पे उसके बारे में 100 शब्दों या फिर 200 शब्दों या फिर मान के चलते 10 मिनट या 20 मिनट तक के
उसके बारे में डिटेल में चर्चा की है। तो वो हमारा लेक्चर मटेरियल होगा। प्रोजेक्ट मटेरियल में होगा कि हम किसी भी चीज़ को दिखा रहे हैं, विजुअल एक्ट्स के थ्रू उसको बता रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी जैसे हम एआई का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब वगैरह जो हमारा है वो मॉडर्न एजुकेशन में टीचिंग मेथड के लिए है। असेसमेंट की बात करें तो इसका में कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन होता था। जो एसएनटी एजुकेशन में कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि कोई स्टूडेंट से सुन करके, स्मरण करके और ऑब्जर्व करके किसी चीज़ों को सीख रहा है, तो उसका ऑब्जर्वेशन होता था कि वो कितना चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहा है, सुन रहा है, स्मृति कर पा रही है और ऑब्जर्व कर पा रहा है या समझ पा रहा है। तो वो कंटिन्यूअस ऑब्जर्व होता था। पर मॉडर्न एजुकेशन में जो असेसमेंट है वो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, असाइनमेंट्स दी जाती है और ग्रेडिंग की जाती है। एग्ज़ाम्स लिया गया, उसमें बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं क्या नहीं, उनका जो इंटेलेक्चुअल थॉट्स है क्या है कितना नहीं है, वो हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। असाइनमेंट्स दिए जाते हैं कि वो घर पे बैठ कर के होमवर्क करें और वो सबमिट करें। उसके बाद उनका ग्रेडिंग किया जाए कि हाँ वो कितने एनालिसिस किया या कितना वो समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को ये हमारा जो असेसमेंट के पार्ट्स वो मॉडर्न एजुकेशन में सबमिट किया गया। वैल्यूज़ की बात करें तो इसमें जो वैल्यूज़ था वो डिसिप्लिन और स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस थी। पर जो मॉडर्न एजुकेशन में जो वैल्यूज़ की बात करें तो इसमें इनोवेशन और डाइवर्सिटी की बात कर रही है। एक्सेस की बात करें तो इसका में लिमिटेड ग्रुप होती थी कि मतलब जो हमारे एसेंट एजुकेशन में जो गुरुकुल में जो गुरु होते थे वो समूह में बांट देते थे, या 10 का 12 का ऐसा करके समूह बनाते थे। और उस समूह में वो उन सब जो इंटेलेक्चुअल चीज़ें थी या होलिस्टिक डेवलपमेंट था, इन सब चीज़ों को सिखाते थे। पर ये जो मॉडर्न एजुकेशन में है वो एजुकेशन फॉर ऑल के लिए है। इसमें ऐसा नहीं है कि लिमिटेड ग्रुप बनाया गया या फिर कोई ग्रुप्स में ही दिया गया, नहीं, इसमें सभी लोग होंगे। और इसमें हर एक का जो कैटेगरी होगी अलग अलग होगी। कैटेगरी का मतलब है कि कोई बच्चे का जो IQ लेवल ज़्यादा है कम है, उन सबको साथ में, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का ध्यान में रखा गया मॉडर्न एजुकेशन में। पर लिमिटेड ग्रुप में ऐसा नहीं था। लिमिटेड ग्रुप में था कि कोई हायर थिंकर होंगे या क्रिएटिव थिंकिंग उनका ज़्यादा हाई होगा, तो उनका एक अलग ग्रुप होगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। उनमें जो कम सीखने वाले हैं, कम समझने वाले हैं, उनका एक अलग ग्रुप होती थी। तो ये हो गया। करिकुलम की बात करें तो इसका में पर्सनलाइज था। पर्सनलाइज का मतलब है कि जो गुरु को आता था वही चीज़ों को बताएंगे, उसके अलावा वो दूसरे नहीं बता पाएंगे। और लेकिन इसमें बात करें मॉडर्न एजुकेशन में तो इसका में स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्ड है। इसमें स्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो करिकुलम होगी वो स्ट्रक्चर होगा कि साइंस की है, मैथ्स की है, और उन सब के जो टॉपिक्स होंगे वो सब स्टैंडर्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा ही लिखा गया होगा, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे समूह वाले लोग मिल करके, अलग अलग थिंकर्स लोग मिल करके इन सब चीज़ों को आइडिया दे करके बनाए होंगे। अगली बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। तो इसका में जो एसेंट एजुकेशन में टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर मॉडर्न एजुकेशन में टेक्नोलॉजी थी। जैसे डिजिटल बोर्ड हो गया, ऑनलाइन लर्निंग हो गया, AI हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, इन सब चीज़ों का, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, ये सब भी मॉडर्न एजुकेशन में आ जाती है। लाइफ स्टाइल के बारे में तो इसका में जो एसेंट एजुकेशन में जो लाइफ स्टाइल थी वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था। मतलब कि उन्हें अगर मॉर्निंग में 4 बजे सुबह जागना है तो 4 बजे सुबह जागना ही है। पर जो मॉडर्न एजुकेशन में वो फ्लेक्सिबल और बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल है। इसमें जो एसेंट एजुकेशन में जो लाइफ स्टाइल होती थी वो गुरु के अनुसार चलता था कि सुबह में उठने के बाद आपको स्नान ध्यान करके आपको योगा जैसे चीज़ों को करना होगा। पर जो मॉडर्न एजुकेशन में ऐसा नहीं है, वो बच्चे के अनुसार ही सभी चीज़ों को बनाया गया है कि बच्चे किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि सिमिलरिटीज़ बिटवीन एसेंट एंड मॉडर्न एजुकेशन। जो प्राचीन समय में और आधुनिक शिक्षा के बीच में कौन कौन सी समानताएं हैं। तो मोरल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का नैतिक विकास सेम है। होलिस्टिक और सर्वांगीण विकास की बात की गई है, दोनों में सेम है, सिमिलरिटीज है।
फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, बौद्धिक विकास पर ध्यान दिया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, गुरु शिष्य संबंध का महत्व बताया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है वो सिमिलर हैं मॉडर्न एजुकेशन और एसेंट एजुकेशन में। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसेंट एजुकेशन। तो उस समय की जो स्ट्रेंथ थी वो था क्या, स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यू। अगला था पर्सनलाइज अटेंशन फ्रॉम टीचर, गुरु से व्यक्तिगत ध्यान। फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग मेमोरी ट्रेनिंग और था मिनिमल डिस्ट्रैक्शन। जो एसेंट में मेथड स्किल जो रिलेवेंट है आज के समय में वो है मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, प्रैक्टिकल लर्निंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये जो स्ट्रेंथ ऑफ एसेंट एजुकेशन में जो स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़ की बात करी है, तो इसमें डिसिप्लिन हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इन सब चीज़ों पर ध्यान जाता रहा था। पर्सनलाइज अटेंशन फ्रॉम टीचर्स की बात जो की जा रही है, इसमें था कि गुरु शिष्य के बीच में गहरा संबंध हो। ऐसा नहीं है कि लैकिंग हो कि जो, क्योंकि बच्चे जो उस समय होते थे वो जो शिक्षार्थी होते थे वो गुरु के आश्रम में रहते थे, जिससे गुरुकुल कहा जाता था। वहाँ पे मेंटर और टीचर्स दोनों गुरु ही होते थे। तो अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स होती थी तो जो शिक्षार्थी थे वो गुरु से खुलकर बात करते थे और इस पर विचार विमर्श करके एक अच्छे रास्ते पर पहुंचते थे और उसके बाद उस समस्या का समाधान ढूंढते थे। तो उनके पास बीच में जो व्यक्तिगत ध्यान था, जो रिलेशन था, जो संबंध था, वो बहुत गहरा था। होलिस्टिक डेवलपमेंट जो सर्वांगीण विकास की बात करें कि इंटेलेक्चुअल के साथ साथ में जो फिजिकल ग्रोथ्स होती है उस पर उस समय ध्यान दिया जाता था। जो मजबूत स्मरण शक्ति का परीक्षण किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी किसी चीज़ों को लेकर के, कि आपको जैसे कोई एक टॉपिक्स की बात की जा रही है, कोई कहानी की बात की जा रही है, उस पर विचार विमर्श किया गया, उसमें तर्कवाद किया गया, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता था। मिनिमल डिस्ट्रैक्शन मतलब कि उस समय जो डिस्ट्रैक्शन होने वाली चीज़ें थी उन सबको दूर रखा जाता था। बोला था कि वैराग्य जीवन जैसे बच्चों को रखा जाता था कि वो ज़्यादा सांसारिक जो मोह माया है या सांसारिक जो लोभित वस्तुएं हैं उन सब चीज़ों से दूर रहे। अब बात कर लेते हैं कि आज भी कुछ प्राचीन विधियां जो है शिक्षा में उपयोगी हैं आज के समय में। तो वही बात करें मेडिटेशन का कि जो बच्चे पहले होते थे वो डिसिप्लिन होता था, आज भी बच्चों को डिसिप्लिन होने के लिए योगा चीज़ें जैसी चीज़ों ध्यान सिखाया जाता है, मेडिटेशन कराया जाता है जिससे कि जो ध्यान हो, जो स्मरण शक्ति हो वो अच्छा हो। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मतलब उस समय भी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन था, इस समय भी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दिया जा रही है। प्रैक्टिकल जो लर्निंग की बात की जा रही है, तो पहले होता था कि किसी भी चीज़ों पर अगर बात चलती थी या विचार विमर्श किया जाता था कोई एक टॉपिक्स को लेकर के, तो वो लोग नेचर से कनेक्टेड होते थे, तो नेचर में उस चीज़ों को ढूंढते। मान के चलते कोई साइंस पढ़ रहा है, बायोलॉजी पढ़ रही है, वनस्पति के बारे में जानना चाह रहा है, तो हर एक पेड़ पौधों के अलग अलग खूबियाँ होती थी। ये सबको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ साथ में वो सामने जा कर के देखते थे, विजुअली उससे इंटरेक्ट हो पाते थे। तो आज भी इस चीज़ों को रखा गया है कि लैब है बने हुए हैं, जो बायो या अगर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए अलग से एक वनस्पति का उद्यान बनाया गया है, छोटे से गार्डन बनाया गया है, अलग अलग स्पीसीज की चीज़ें रखी गई है, इन सब चीज़ों पर रिसर्च चल रही है। तो ये सब आज भी है जिसको प्रैक्टिकल लर्निंग बोलते हैं। एक्सपीरियंस लर्निंग को भी प्रमोट किया गया है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने उम्र के साथ साथ में एक्सपीरियंस होते होते चीज़ों को सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें आज भी रखी गई हैं। अब बात करते हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली से कुछ महत्वपूर्ण सबक ले सकते हैं। तो जो आधुनिक शिक्षा है वो प्राचीन प्रणाली से बहुत कुछ सबक से ले सकते हैं। जैसे मॉरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग स्पेस ले सकता है, वो नेचर बेस्ड लर्निंग ले सकती है, टीचर एज ए मेंटर अपना सकती है। अब बात कर लेते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन के जो कौन फादर हैं, तो जो जॉन एमस कमीशंस जो थे वो कंसिडर किए जाते हैं मॉडर्न एजुकेशन के फादर के रूप में। अब जो आज का जो कंक्लूजन है वो है प्राचीन और आधुनिक शिक्षा में दोनों का
मुख्य लक्ष्य छात्र का विकास प्राचीन शिक्षा में मूल्यों और अनुशासन पर केंद्रित थी, जबकि आधुनिक शिक्षा प्रौद्योगिकी और कैरियर कौशल पर केंद्रित है। सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली वह होगा जो प्राचीन मूल्यों और आधुनिक नवाचार दोनों को जोड़ती है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसका जो अगला सब टॉपिक्स है वो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो धन्यवाद। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। और आपका जो एग्ज़ाम का जो समय है बहुत काफ़ी नज़दीक आ गया, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होइए और एग्ज़ाम्स को दीजिए। ऑल द बेस्ट। और साथ में आप जो भी जैसे ही प्रिपेयर कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो और मॉक टेस्ट देते रहो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका काम जो आने वाला है वो आपका मॉक टेस्ट ही है, आपका खुद का सेल्फ लर्निंग ही काम आने वाला है। ये जो वीडियो है ये सिर्फ तुमको सिर्फ गाइड कर रही है कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं दी गई हैं, उस पर हमने एक छोटी सी गाइड के रूप में आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है। सो धन्यवाद।